मेंडल ने जो भी ए क्रॉस या डी क्रॉस, ये जो भी उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया था, क्रॉस जो बताया, उसी की मदद से उन्होंने नियम बनाए। ठीक है, और वो नियम क्या है? तो मेंडल के नियम के बारे में हम बात करेंगे। तो मेंडल के सारे नियम डाइहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। एक संकरीय और द्विसंकरीय जो भी क्रॉस थे, उसी पर सारे नियम उनके आधारित हैं। तो चलिए उनके नियम के बारे में बात करते हैं। उनका पहला जो नियम है वो किस तरीके से आया? एक संकरीय क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस एवं द्विसंकरीय क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नियम हैं? इन नियमों में पहला एवं दूसरा, जो पहला नियम है और जो दूसरा नियम है वो कहां से आया है? वो एक संकरीय क्रॉस के आधार पर, तथा जो तीसरा नियम है वो द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर आधारित है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इनका पहला जो नियम है वो क्या है? पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये नियम ये बतलाता है कि जो गुण प्रभावी होगा वो पहली पीढ़ी में दिखाई देगा और जो अप्रभावी होगा वो दिखाई नहीं देगा। पहला एक संकरीय में आपने यही तो सीखा था कि जो प्रभावी था वो F1 में था पहली पीढ़ी में, और जो अप्रभावी था वो पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया। देखिए इनके नियम में लिखा क्या है। इनके नियम के जो भी शब्द हैं वो क्या है? इसके अंतर्गत मेंडल ने एक जोड़ी के विपरीत लक्षणों को, एक कैरेक्टर लिया, उसके विपरीत लक्षण लंबा और बौना, ध्यान में रख करके क्रॉस कराया, परपरागण स्वपरागण कराया। तो प्रथम पीढ़ी में F1 में उपस्थित होने वाला लक्षण प्रभावी रहा। लंबा और बौना उन्होंने लिया था। लंबा और बौना जब लिया था तो पहली पीढ़ी में सब के सब लंबे आए थे और इसीलिए लंबे को क्या कहा गया? प्रभावी। तो उनका कहना है कि सब के सब प्रभावी रहा। उदाहरण स्वरूप, जब मटर के लंबे पौधे से बौने पौधे का क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उगे, बौना गायब हो गया, केवल लंबे। इस नियमानुसार लंबा प्रभावी तथा बौना अप्रभावी हुआ। ऐसे ही कोई कैरेक्टर आप ले लो, जो 7 जोड़ी है उसमें से कोई ले लो, उसमें मेंडल ने प्रभावी बताया और अप्रभावी। तो जो पहली जनरेशन में, पहली पीढ़ी में जो दिखाई देते थे उसको उन्होंने कह दिया प्रभावी, और जो दिखाई नहीं देते थे उसको उन्होंने कह दिया अप्रभावी। क्लियर है ना? ठीक। तो ये मेंडल का पहला नियम है जिसका नाम है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, मतलब लंबा और बौना 2 पौधे लो गए तो पहली पीढ़ी में सब के सब लंबे पौधे मिलेंगे। ये कंफर्म है मटर के लिए, मटर के पौधे में यही होगा। और इसीलिए जो लंबा गुण है वो प्रभावी है और जो बौना गुण है वो अप्रभावी है। ठीक। मेंडल का जो दूसरा नियम है उसका नाम है मेंडल का पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, युग्मकों का शुद्धिकरण। तो ये दूसरा नियम है मेंडल का पृथक्करण। इसमें वो क्या बताते हैं? ये भी एक क्रॉस पर आधारित है। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों, मतलब जीन के जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही या एक कारक ही युग्मक में पहुंचता है। देखिए कैसे? जैसे मान लो जनक कोई पौधा है, जनक है, जनक में ये लंबा है और ये बौना है, ये लंबा और ये बौना है। तो लंबे का जीन कैसा है? ये है। बौने का जीन कैसा है? ये है। अब यहां पर जब कारक जो भी है, ये कारक है, जीन है, ये कारक है,
अब जब युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे? युग्मक, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, अलग अलग हो गए ना। यहां एक साथ थे, यहां अलग अलग हुए, इसी को कहा जाता है पृथक्करण। अलग अलग होना, तो क्या कह रहे हैं? इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण में, यहां युग्मक बन रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब युग्मक है। तो युग्मक जो बनेंगे, जो गैमीट्स बनेंगे के समय, कारकों मतलब जीन, जो यहां जीन है, जोड़े कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक, दो में से केवल एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, केवल एक कारक ही युग्मक में पहुंचता है। तो पहले दो थे, युग्मक में तो एक ही एक है ना, तो ये इनका नियम है। इनका कहना है कि जब भी कोई गैमीट्स बनेंगे तो वहां पर जो गैमीट्स होंगे उनमें अर्ध विभाजन होता है ना, आपने पढ़ा था ना कि समसूत्री और अर्ध समसूत्री, तो वहां पर अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, जहां क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन से ये बनते हैं, इसीलिए यहां पर आधा रह जाता है। ठीक, तो कोई एक ही कारक पहुंचेगा, दो कारक में से कोई एक। तो ये नियम इनका कहलाता है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पर दोनों कारक एक साथ युग्मक में कभी नहीं जाते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि दोनों कारक चले जाएं, प्रभावी भी चला जाए और अप्रभावी चला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कोई युग्मक है और अगर उसमें दोनों आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो ये अशुद्ध हो, ये संकर हो जाएगा, ये शुद्ध नहीं रहेगा। समझ गए? शुद्ध कब रहेगा? जब ये अलग रहे और ये अलग रहे। समझे? तो जब ये अलग अलग रहेंगे तभी शुद्धता बनेगी, तभी वहां पर प्योरिटी आएगी। एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो वो संकर हो जाएंगे। ठीक है? क्या बोलेंगे? शुद्धता का नियम। ठीक है? अब यहां उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं? उदाहरण है, जब मटर के लंबे पौधे का बौने पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उगते हैं। भाई आप क्या लेते थे? ये लिया, ये लिया, F1 में कौन आया? ये आए, ये सब लंबे हैं, ये सब के सब क्या हैं? लंबे। लेकिन पुनः जब इसी पीढ़ी के पुष्पों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में क्या आता है? दोनों प्रकार के। अब यहां आगे इसको कंटिन्यू करोगे, अब इनको जनक बना दिया, इनसे जो पीढ़ी बनेगी वो ये बनेगी। ये तो यहां पे तीन क्या है? लंबे, और एक क्या है? बौना। तो दोनों आ गया। यहां लंबे तथा बौने पौधे में 3:1, 3 लंबे और एक बौने का अनुपात पाया जाता है। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से है? पहली पीढ़ी में बौना पौधा गायब था, दूसरी पीढ़ी में बौना पौधा आया। ये तभी पॉसिबल है जब मेंडल का पृथक्करण का नियम फॉलो होगा। जब तक पृथक्करण नहीं होगा तब तक ये बौना पौधा यहां नहीं आएगा। ठीक है? तो जो चीजें यहां मिक्स हो गई थी, यहां मिक्स हो गई थी, अब ये अलग हो गई, तो अलग होने पर ये दोबारा से बना। इसी को कहा जाता है शुद्धता का नियम। शुद्ध पौधा, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, शुद्ध पौधे दोबारा बन गए। F1 में कोई भी शुद्ध नहीं था, F2 में शुद्ध बने, इसलिए कहते हैं इसे शुद्धता का नियम। ठीक है ना? ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? शुद्धता का नियम कौन सा नियम है? दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें पृथक्करण होता है, युग्मक में हमेशा एक ही कारक जाते हैं, इसीलिए युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं। ठीक है? और F2 जनरेशन में इसीलिए दोनों कैरेक्टर, चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वो वहां आपको दिखाई देगा। ठीक है? अब मेंडल का जो तीसरा नियम है, थर्ड, उसे कहते हैं स्वतंत्र अपविभवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपविभवन का नियम यह बताता है
कि जो भी युग्मक बनते हैं, युग्मक जो भी बनते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। कोई भी युग्मक किसी के साथ बंधा नहीं है। प्रभावी अप्रभावी के साथ, अप्रभावी प्रभावी के साथ क्रॉस कर सकता है। इसीलिए जब आप द्विसंकरीय क्रॉस पढ़ते थे तो गोल पीला तो बनता ही था, लेकिन गोल हरा भी बना है, गोल हरा बना है और झुर्रीदार पीला बना है। मतलब प्रभावी अप्रभावी के साथ और अप्रभावी प्रभावी के साथ मिक्सअप होते हैं। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपविभवन का नियम। इसमें क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार कारकों के विभिन्न जोड़े जो किसी जीव में पाए जाते हैं, कोई भी जीव हो, चाहे वो मटर ही नहीं कोई भी हो, उसके अंदर जो कारक हैं, जो जीन हैं, उसके जो जोड़े हैं पाए जाते हैं, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रभावी वाला अलग स्वतंत्र है, अप्रभावी वाला अलग है, और स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित होकर नए रंग रूप के जीव बना सकते हैं। नए रंग, जैसे कि अब इस बात को कैसे समझोगे आप? मान लीजिए जो ये बात कह रहे हैं कि एक था पीला और गोल, ये था शुरुआत में, और दूसरा था हरा और झुर्रीदार। जब यहां पे द्विसंकर क्रॉस कराते हो और F2 पीढ़ी देखते हो तो F2 पीढ़ी में रेशियो क्या आता है? 9:3:3:1, ये तो रेशियो आता है, जिसमें क्या देखते हो कि जो 9 है वो क्या है? पीले और गोल है, पीले और गोल है। 3 क्या है? ये पीले और झुर्रीदार है, पीले और झुर्रीदार है। फिर 3 क्या है? ये है आपके हरे और गोल। तो यहां आप क्या देख रहे हो? यहां देख रहे हो कि पीला और गोल ये तो क्या है? प्रभावी, और हरा और झुर्रीदार क्या है? अप्रभावी। लेकिन उनकी जनरेशन में पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, और हरा और गोल ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। मतलब ये दोनों कारक जो एक साथ हैं उसमें से ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, इधर भी ये अपना स्वतंत्र है, ये अपना स्वतंत्र है। हरा गोल के साथ, पीला झुर्रीदार के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, मिक्सअप हो सकता है। ऐसा करने पर नई वैरायटी बनेगी। पहली वैरायटी क्या थी? पीला गोल और हरा झुर्रीदार, केवल 2 ही थे, अब 4 हो गए। पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, और एक बनेगा हरा झुर्रीदार। कहने का मतलब है कि जो नई वैरायटी बनती है, जो नई जाति, नई प्रजाति के जो जीव बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? जब स्वतंत्र अपविभवन का नियम लगता है। स्वतंत्र अपविभवन के नियम में जो जोड़ी कारक होते हैं, उनके दोनों जो जोड़ी हैं, दोनों कारक स्वतंत्र होते हैं और अपना स्वतंत्र रूप से मिक्सअप होकर के, मिश्रित होकर के एक नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये मेंडल के 3 नियम हैं। पहला प्रभाविकता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपविभवन का नियम। याद रखिएगा, मेंडल के 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। मेंडल के तीनों नियम एक संकरीय और द्विसंकरीय क्रॉस पे आधारित हैं। पहला और दूसरा एक संकरीय आधारित है, और तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। ठीक है ना? तो ये चीजें यहां पर मेंडल के बारे में थी। तो मेंडल के नियम यहां पर खत्म हो रहे हैं। मेंडल ने जो पी प्लांट में काम किया था उससे ये 3 नियम निकल के आए, और यही नियम आगे आप देखोगे तो हर जगह फॉलो होते हैं। कोई भी जीव हो उसके अंदर 2 ही कारक हैं, प्रभावी और अप्रभावी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक माँ बाप हैं, तो माँ बाप में पिताजी का जो कलर है वो डार्क है, काला है, माताजी का कलर जो है वो फेयर है, सुंदर है। उनसे जो नई पहली संतान आई उसका कलर मान लो ब्लैक है, काला है, तो क्या हुआ? पिताजी का जो कारक है, जो जीन है, वो प्रभावी हो गया, बच्चे का कलर काला आ गया। अगर वहां पर वो
सुंदर होता, ठीक है, तो वो माता का जो कैरेक्टर होता है वो प्रभावी हो जाता। कहने का मतलब ये है लक्षण दो तरह के हैं, प्रभावी और अप्रभावी। लंबाई है, माँ की पता चला कि पिताजी की लंबाई बहुत ज्यादा है, माताजी की लंबाई कम है। बच्चा जो पैदा हुआ उसकी लंबाई लंबा है तो वो पिताजी के कैरेक्टर पर चला गया, पिताजी का जो जीन है वो प्रभावी रहा, माताजी का जीन जो था वो अप्रभावी रहा। तो ऐसे ही मेंडल के द्वारा बताए गए जो नियम है वो लगभग हर जगह फॉलो होते हैं। इसीलिए मेंडल को इस आनुवंशिकी का पितामह कहा गया और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। अब मेंडल के द्वारा बताए गए जो भी ये नियम है इसको हम मनुष्य के जीवन में अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो हम एक नया टॉपिक यहाँ स्टार्ट करेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। वो मेंडल के नियम से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे लिंग निर्धारण।